हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड वाइड स्टोरीज एक्सप्लेन में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अक्टूबर फेस्ट बियर एंड ब्लड, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। फेस्ट अगर आप नहीं जानते हैं तो जर्मनी में म्यूनिक शहर के अंदर ये फेस्टिवल हर साल 16 दिन के लिए बनाया जाता है सितंबर के महीने में। ये बहुत ही पॉपुलर है और ये सन 1810 से बनाया जाता है हर साल। इसको देखकर और भी बहुत सारे देशों ने इसे फॉलो किया है और ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल इवेंट है। ये कहानी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है और अक्टूबर फेस्ट जैसे सक्सेसफुल इवेंट के पीछे कितनी गंदी पॉलिटिक्स चलती है उसको बताती है। कहानी की शुरुआत में हम एक कटा हुआ सर एक कबीले की लड़की के हाथ देखते हैं। उसे ये सर नदी से बहता हुआ मिला है। इस सब को देखकर कबीले का सरदार बहुत परेशान है, क्योंकि आमतौर पर वो लोग बाकी दुनिया से अलग थलग ही रहना पसंद करते हैं और इसके बाद उन्हें यकीन है कि बाहरी दुनिया से कुछ लोग ज़रूर इसकी तहकीकात के लिए यहाँ आएंगे। कहानी पलटती है और हमें दर्शाया जाता है कि इस कहानी का मुख्य किरदार, जिसका नाम है कर्ट प्रैंक, जो कि अक्टूबर फेस्ट को मैनेज करने वाले कमिश्नर मिस्टर अर्बन के शासन में है। इस डिस्कशन में प्रैंक अर्बन से ये कहता है कि वो एक बहुत बड़ा टेंट वहाँ लगवाना चाहता है। हालांकि अक्टूबर फेस्ट स्टार्ट होने में 3 महीने ही रह गए हैं और ये काम बहुत ही मुश्किल है, मगर फिर भी प्रैंक चाहता है कि वो वहाँ पर सबसे बड़ा टेंट लगाए, जिसमें कि कुल 6000 लोगों को बिठाया जा सके। बना तो ये दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा अक्टूबर फेस्ट में लगा टेंट होगा। यहाँ पर प्रैंक मिस्टर अर्बन को एक छोटे बच्चे की कहानी भी सुनाता है, जिसने बहुत साल पहले 1823 में इस फेस्ट को अटेंड किया था। वो बच्चा अपने पिता के साथ इस अक्टूबर फेस्ट में आया था और वो वहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहा था, मगर उसी फेस्टिवल में उस बच्चे के पिता को किसी ने जान से मार दिया और उस बच्चे ने ये अपनी आंखों से देखा। हालांकि मिस्टर अर्बन ये नहीं समझ पाते कि मिस्टर प्रैंक उन्हें ये बातें क्यों बता रहे हैं, मगर फिर भी वो उनके विजन को देखकर बहुत हंसते हैं और कहते हैं कि ये लगभग नामुमकिन है, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मगर हम देखते हैं कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर प्रैंक का ही बचपन का दृश्य था और मिस्टर प्रैंक अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगले सीन में अगले दिन का समय दिखाया जाता है, जिसमें मिस्टर प्रैंक मिस्टर अर्बन को अपने घर बुलाते हैं और उन्हें इस बात को लेकर ब्लैकमेल करते हैं कि वो उनके नाजायज़ बेटे को जानते हैं और उसके बारे में उनकी बीवी को सब कुछ बता देंगे। ये सुनकर मिस्टर अर्बन को बहुत शौक लगता है कि ये कल का आया आदमी अक्टूबर फेस्ट के कमिश्नर को इस तरह ब्लैकमेल भी कर सकता है। खैर, अब उनके पास कोई और रास्ता न होने की वजह से वो प्रैंक की मदद करने को मान जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसे 5 दुकानें खाली करनी होंगी। इस सिलसिले को लेकर वो अपने एक बंदे को काम पे लगा देते हैं और जितने भी लोग हो सकते हैं उन्हें खरीद लिया जाता है या उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और उन सब की दुकानें उनसे हड़प ली जाती हैं। पर सिर्फ एक दुकान, जो कि हॉफलिंगर्स के हाथों में है, उसे वो नहीं ले पाते। हॉफलिंगर्स की फैमिली म्यूनिक शहर में बहुत सालों से है और हर साल वो अक्टूबर फेस्ट में हिस्सा लेती है। अपनी नाकामयाबी के बारे में जब मिस्टर अर्बन मिस्टर प्रैंक को बताते हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग बहुत ही मुश्किल लोग हैं और उनसे निपट पाना नामुमकिन है। वहीं हम पहली बार मिस्टर प्रैंक की बेटी क्लारा से भी रूबरू होते हैं। अगले सीन में हमें हॉफलिंगर्स की ब्रूरी, जिसका नाम है डायबल, वो दिखाई जाती है। इस ब्रूरी के ओनर हैं मिस्टर इग्नेट्स हॉफलिंगर, उनकी वाइफ मारिया हॉफलिंगर, और वो दोनों आपस में बहुत खुश हैं। ये एक हैप्पी फैमिली है। उनके बड़ा बेटा रोमन, जो कि उनके साथ काम कराता है, और उनका छोटा बेटा लुडविग, जो कि एक पेंटर है। लुडविग गे है, मगर ये बात उसके परिवार में किसी को मालूम नहीं है। और हालांकि मिसेस हॉफलिंगर को लुडविग की पेंटिंग्स बहुत फ़नी लगती हैं, मगर वो उसे एज अ प्रोफेशन अप्रूव नहीं करती हैं। यहीं हम एक और शख्स को देखेंगे जो हमेशा एक डॉग के साथ घूमता है। इसका नाम ग्लुगोर है और इसे सभी गलत कामों के लिए पैसे देकर हायर किया जाता है। फिलहाल ये प्रैंक के कहने पर मिस्टर हॉफलिंगर से उसकी ब्रूरी खरीदने के लिए आता है, जिसे सुनकर मिस्टर हॉफलिंगर गुस्से में इसे यहाँ से भगा देते हैं। अगले सीन में हमें एक और मुख्य किरदार से मिलवाया जाता है, जिसका नाम है कॉलिन। वो एक 12 साल के बच्चे की माँ है और उसकी अच्छी परवरिश के लिए वो एक नौकरी की तलाश में है।
हालांकि कॉलिन पढ़ी लिखी नहीं है और इससे पहले वो एक वेट्रेस का जॉब करती थी और उसका हस्बैंड भी एक नंबर का नकारा है। इसलिए वो मिस्टर प्रैंक के यहाँ एक गवर्नेंस की नौकरी के लिए आती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि उस ज़माने में इज़्ज़तदार और बड़े घरों की लड़कियों को अकेले बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी और उनके लिए हमेशा एक गवर्नेंस जो उनके साथ रहे उसे अपॉइंट किया जाता था। यहाँ पर कोलिन वहाँ के नौकर से पूछती है कि उसे कहाँ वेट करना है। वो नौकर उसे उस दरवाजे के बारे में बताता है, मगर वो चुप कर वहाँ से अपना पर्स रखकर उस रूम में ऐसे एंटर होती हैं जैसे कि वो इस घर में पहले से ही रहती हों। और वहाँ पर आई बाकी लेडीज़ जो गवर्नेंस के इंटरव्यू के लिए आई हैं, उन्हें वो झूठ बोलकर वहाँ से भगा देती है। और यहाँ तक कि वो उन्हें ये भी कहती है कि इस घर में ना सिर्फ उन्हें क्लारा का ध्यान रखना पड़ेगा, बल्कि इस घर के मालिक मिस्टर प्रैंक की भी कुछ ज़रूरतें हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना होगा। वो लड़कियाँ इस सब को सुनकर डर के भाग जाती हैं, मगर एक फिर भी वहाँ रह जाती है। पर जब क्लारा और मिस्टर प्रैंक उस कमरे में आते हैं, तब तक कॉलिन उस लड़की को भी बेइज्जत करने में कामयाब हो जाती है और इसी तरह कॉलिन को ये नौकरी मिल जाती है क्योंकि वो वहाँ बची हुई अकेली गवर्नेंस थी। हालांकि क्लारा को उस पर थोड़ा शक होता है, मगर वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देती है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर प्रैंक म्यूनिक शहर की एक बहुत ही वेल नोन, वेल्दी, रिच और रिस्पेक्टेबल लेडी से मिलने जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी बेटी क्लारा को वहाँ के एलीट सर्कल में इंट्रोड्यूस करें। मगर वो लेडी इस चीज़ के लिए उन्हें साफ मना कर देती हैं। इसके बाद हमें कर्ट को खाना खाते हुए दिखाया जाता है और साइमल्टेनियसली हमें दिखाया जाता है कि उस लेडी की फेवरेट बिल्ली को किसी ने रात में मार दिया है। ये देखकर वो लेडी बहुत डर जाती है और वो समझ जाती है कि कर्ट से वो पंगे नहीं ले सकती। अगले ही दिन हमें दिखाया जाता है कि उस लेडी ने वहाँ के सब अमीर लोगों को जो कि शादी के लिए एलिजिबल हैं या उनके फादर्स को बुलवाया है क्लारा को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और ये इंट्रोडक्शन काफ़ी सक्सेसफुल रहता है क्योंकि वहाँ का एक बहुत ही अमीर इज़्ज़तदार आदमी जिसका नाम है स्टिफ्टर, वो क्लारा को पसंद कर लेता है। हालांकि स्टिफ्टर बहुत अलग स्वभाव का है और वो क्लारा को बोर कर रहा है ये देख लेती है हमारी कॉलिन और वो उसे वहाँ से ले जाती है। अपने पिता के इस निर्णय से कि वो उसको किसी अमीर आदमी के साथ शादी करने के लिए कह रहे हैं, क्लारा को थोड़ा दुख होता है और इस चीज़ से वो अपसेट हो जाती है। अपना मूड ठीक करने के लिए वो कॉलिन को कहती है कि उसे वो अपने साथ उस पार्टी में ले जाए जहाँ वो मेड्स वगैरह पार्टी करती हैं। हालांकि कॉलिन ऐसा करना नहीं चाहती, मगर वो क्लारा की ज़िद करने पर उसे वहाँ ले जाती है। वहीं हम देखते हैं कि मिस्टर हॉफलिंगर का बेटा रोमन अपनी दुकान में कुछ कागजात देख रहा था और उसके कागज़ों में हमें साफ दिखाई देता है कि बहुत सारी उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं। इस बात से मिस्टर हॉफलिंगर भी परेशान हैं और जब रोमन उनसे बात करने जाता है और उनसे कहता है कि हमारी बियर बहुत अच्छी है और हमें इसे एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो मिस्टर हॉफलिंगर इस चीज़ के लिए साफ मना कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि लुडविग अपने कमरे में बैठकर पेंटिंग कर रहा है और मिस्टर हॉफलिंगर अपनी बीवी से बात करने के बाद रात में टहलने निकलते हैं जहां उन्हें फिर से ग्लोगोर मिलता है। ग्लोगोर उनको कहता है कि मेरा मालिक अभी भी आपका ब्रूडी ख़रीदना चाहता है और वो अगर आपको ना कहना है तो पर्सनली आपको उनसे मिलकर ही ना कहना होगा। मिस्टर हॉफलिंगर इस चीज़ के लिए मान जाते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं कि किस तरह क्लारा और कॉलिन बहुत मस्ती कर रही हैं। उस पार्टी में डांस करते वक्त क्लारा को प्यास लगती है और जब कॉलिन उसके लिए बियर लेने जाती है तब क्लारा देखती है कि वहाँ पर रोमन है। वहाँ उन दोनों की पहली मुलाकात होती है और ये तुरंत ही एक अट्रैक्शन में बदल जाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ अकेले में चले जाते हैं। यहाँ वो दोनों ना सिर्फ इमोशनली क्लोज आते हैं बल्कि वो फिज़िकली भी इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉलिन इस बात से बहुत परेशान है कि अचानक ना जाने क्लारा कहाँ चली गई और अगर इस बात का पता मिस्टर कर्ट को चल गया तो उसकी खैर नहीं। ठीक उसी समय सीन मुड़ता है जहां मिस्टर हॉफलिंगर और ग्लोगोर की बग्गी एक बेहद सुनसान गली में आकर रुकती। जब मिस्टर हॉफलिंगर उस बग्गी से उतरते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखता
और वो ग्लेगोर को आवाज़ देते हैं, मगर ग्लेगोर उनके पीछे से आकर उन पर हमला कर देता है और वो इस तरीके से उनके गर्दन में रस्सी फंसाता है और उन्हें नीचे गिरा देता है कि ऐसा लगता है मानो मिस्टर हॉफलिंगर ने फांसी ले ली हो। अभी भी मिस्टर हॉफलिंगर की जान पूरी तरह नहीं गई होती है और वो अपने हाथ में पकड़े औजार से रस्सी काट कर नीचे गिर जाते हैं। अभी वो सांस ले ही रहे होते हैं कि फिर से ग्लेगोर नीचे आकर उन पर हमला करता है, मगर इस बार मिस्टर हॉफलिंगर अपने पास रखे औजार से उसके पैर पर इतनी ज़ोर से वार करते हैं कि वो पीछे गिर जाता है। तभी अचानक ग्लेगोर का कुत्ता मिस्टर हॉफलिंगर पर पीछे से अटैक कर देता है और उन्हें बुरी तरीके से जान से मार देता है। हमें इस समय कर्ट का फेस दिखाया जाता है, जो हमें बताता है कि कर्ट ने अपने सपने को पूरा करने के लिए मिस्टर हॉफलिंगर की जान ले ली। वहीं सीन सबसे पहले वाले सीन पर वापस आ जाता है और हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसे मिस्टर हॉफलिंगर का कटा हुआ सर मिला था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पहली एपिसोड की कहानी बहुत पसंद आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। जल्द ही इसका दूसरा एपिसोड हम लेकर आएंगे और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।